हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि हम लोग स्ट्रैटेजी की जीएस में पढ़ते चलते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में जितनी भी झीलें हैं उन सभी को मैं आपको याद करा दूंगा, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये शरावती नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। अगला, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की कीमत घटती जाती है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो अभी हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक उन्मूलन के यानी कि चेचक को पूरी तरीके से समाप्त होने की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 40वीं वर्षगांठ यानी कि 40 वर्ष घटा दो, 1980 में दोस्तों पूरे विश्व भर से WHO द्वारा घोषणा की गई कि पूरे विश्व भर से चेचक से मुक्ति पा ली गई है। क्लियर है? तो ये स्मारक डाक टिकट जो जारी किया गया है ये उन्हीं से लड़ने में, ग्लोबल यूनिटी को बनाए रखने के लिए और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जारी किया गया है। क्लियर बिल्कुल। अब आया है WHO। तो WHO के बारे में थोड़ा सा और जानिए। ये दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी इसकी स्थापना। अब 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इस वजह से मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। अभी पिछले मंथ ही तो मनाया गया था। और इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 2020 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। टेड्रोस एधनोम जी हैं इसके वर्तमान में हेड। अच्छा, हेड कौन सी कंट्री की हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये हैं इथियोपिया की। इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चाइना से रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, WHO का क्यों बवाल उठा हुआ है और क्यों अमेरिका ने फंडिंग रोकी है और क्यों चाइना ने बदले में एक्स्ट्रा फंडिंग दी है इस बार WHO को। अब WHO आया है दोस्तों, इसने कोविड-19 नाम रखा था। ये जो कोरोना वायरस से महामारी फैली हुई है इसका ऑफिशियल नेम कोविड-19 इसी ने रखा था, WHO ने ही। WHO ने ही वायरस का ऑफिशियल नाम दिया नोवेल कोरोना वायरस। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो कोविड-19 का वायरस है इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो आप बताएंगे नोवेल कोरोना वायरस। क्लियर है? और बीमारी का नाम कोविड-19। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने देश भर के सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए? तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसने देश भर के जितने भी सहकारी बैंक हैं यानी जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, राज्य सहकारी बैंक हैं और जितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण यानी कि रीजनल रूरल बैंक, तो उन सभी को 12,726 करोड़ रुपए, ठीक है, एक्चुअल डाटा यही है, 12,726 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है, क्यों दिया गया है? तो दोस्तों लॉकडाउन के दौरान किसानों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद चल रही हैं, तो ऐसे में ही खेती पर ही पूरी इंडिया कहें या फिर पूरी दुनिया कहें डिपेंडेंट है। तो भारत में कृषि के लिए, भारत में किसानों को लोन प्रोवाइड करने के लिए जिससे वो खेती और अच्छे से कर सके, इस वजह से 12,726 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा और जानिए। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और हर्ष कुमार भावला जी हैं इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस कंपनी के MD और CEO आबिद अली नीमूचवाला ने इस्तीफे की घोषणा की? तो अभी हाल ही में आबिद अली नीमूचवाला जो कि विप्रो के MD और CEO थे, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। हालांकि ये 31 जनवरी को भी घोषणा कर चुके हैं, पहले भी ये कह चुके हैं, 31 जनवरी 2020 को इन्होंने घोषणा कर दी थी। इन्होंने उस टाइम पर बोला था कि वो तब तक इस पद पर अभी बने रहेंगे जब तक उनके स्थान पर कोई और ना आ जाए, ठीक है, जिससे कंपनी का जो कामकाज हो वो इफेक्ट ना हो। तो विप्रो के MD और CEO थे आबिद अली नीमूचवाला, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। विप्रो आया है, तो विप्रो के बारे में जानिए। विप्रो दोस्तों IT कंपनी है इंडिया की और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। इसके वर्तमान में चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अभी हाल ही में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों रुद्रांश पाटिल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 मीटर एयर राइफल में रुद्रांश पाटिल ने जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल में यशस्विनी सिंह देसवाल जी ने जीता है। रुद्रांश पाटिल ने दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में 252.9 पॉइंट हासिल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये शामिल नहीं किया जाएगा, ये अप्रूव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप है और अभी ये ISSF द्वारा यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा ये अभी प्रमाणित नहीं है। ये तो बस शुरू किया गया है जिससे लॉकडाउन के दौरान खिलाड़ियों को थोड़ा बिजी रखा जा सके। ठीक है, तो इस वजह से ये अभी अप्रूव नहीं है और इस वजह से इनका जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो दर्ज नहीं किया जाएगा रुद्रांश पाटिल का। ये है महाराष्ट्र के। अच्छा, यशस्विनी देसवाल के बारे में बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। ये हैं नई दिल्ली की। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र बत्रा दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तो अध्यक्ष हैं ही, साथ ही साथ ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के चलते अगले अध्यक्ष की यानी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो इसी वजह से इनको ही कंटिन्यू किया जा रहा है। ये मई मंथ में इसी वर्ष रिटायर होने वाले थे, लेकिन ये अब मई 2021 में रिटायर होंगे। ठीक है, अगले साल रिटायर होंगे। नरेंद्र बत्रा जैसा कि मैंने आपको बताया ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, इसे आपको याद रखना है। 2016 में ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने थे। अब आया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। ध्यान रखिएगा, स्थापना इसकी पेरिस में हुई लेकिन हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दोस्तों इंडिया पोस्ट के साथ, भारतीय डाक के साथ कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये टेस्टिंग किट जो है वो ICMR के 16 रीजनल पोस्ट में 16 रीजनल डिपो से देश भर में 200 जो कोविड-19 लैब्स हैं उन पर भेजे जाएंगे इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, कोविड-19 टेस्टिंग किट ये भेजी जा रही है। अब इसके लिए इंडिया पोस्ट जो है दोस्तों वो अपने 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसर्स के साथ ICMR से समझौता किया है। क्लियर। चलिए, अब ICMR आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बात करें अगर भारतीय डाक की, तो भारतीय डाक की शुरुआत हुई 1854 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सलीम हक। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है AIIB ने भारत को कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में AIIB ने यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $500 मिलियन का ऋण यानी लोन देने की घोषणा की है। ये इमरजेंसी रिस्पांस के लिए होगा कोविड-19 के। तो यानी भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये 500 मिलियन का इमरजेंसी लोन है जो AIIB के द्वारा दिया गया है। अब AIIB आया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर और 2016 में हुई थी इसकी स्थापना। जिन लीकुन जो हैं वो हैं इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। किस लिए? 37 एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण के लिए। इंडियन एयरफोर्स के 37 एयरफील्ड्स जो हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा यानी उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे स्टेज में इंडियन एयरफोर्स की जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल डील बताई जा रही है लगभग 1200 करोड़ रुपए की। तो रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ किया है समझौता। टाटा पावर के बारे में थोड़ा सा जानिए। टाटा पावर की स्थापना हुई 1919 में।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रवीर सिन्हा जी हैं वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ वरदराजन को, ये भारतीय पत्रकार हैं और इनको DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा सम्मानित किया गया है भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए क्यों बोला मैंने? क्योंकि दोस्तों DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 जो है ये 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया है और इनमें से भारत के सिद्धार्थ वरदराजन को चुना गया है भारत के लिए। क्लियर है? यानी 14 देशों में 17 पत्रकारों को ये दिया गया है अवार्ड। क्यों दिया गया है ये अवार्ड दोस्तों? दुनिया भर में उन पत्रकारों को दिया गया जो मीडिया पर लगी पाबंदियों के बावजूद भी कोविड-19 या फिर अदर सिचुएशंस में रिपोर्टिंग किए हुए हैं, तो इस वजह से इनको दिया गया। अब बात करते हैं सिद्धार्थ वरदराजन की। ये कौन है? ये दोस्तों द वायर के संस्थापक हैं। द वायर फेमस न्यूज़ प्लेटफॉर्म है और इसके ये संस्थापक हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये द हिंदू के एडिटर भी रह चुके हैं। ओके, तो भारत के लिए सिद्धार्थ वरदराजन को चुना गया है DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय मौसम विभाग ने अब कहाँ के मौसम पूर्वानुमान को भी बताने की घोषणा की है? तो भारतीय मौसम विभाग ने दोस्तों अब लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के भी मौसम पूर्वानुमान को बताने की घोषणा की है। यानी कि अब भारतीय मौसम विभाग जो है वो इन क्षेत्रों के भी मौसम का पूर्वानुमान करेगा। पूर्वानुमान यानी कि मौसम के पहले जानकारी देगा कि मौसम कब कैसा होने वाला है। ओके, बेसिकली इन जगहों के ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। ठीक है, तो अब उन पाबंदियों के बावजूद भी भारतीय मौसम विभाग अब यहाँ के मौसम का पूर्वानुमान किया करेगा। मुजफ्फराबाद हाईली रिस्ट्रिक्टेड जोन है और ये सभी क्षेत्रों पर अभी तक पाबंदियाँ लगी हुई थी, लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग ने घोषणा की है कि अब यहाँ के भी मौसम का पूर्वानुमान किया करेगा। क्लियर है? बिल्कुल। भारतीय मौसम विभाग आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा जी। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अप्रैल मंथ की हमारी ई बुक आ चुकी है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक को आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा साथ ही साथ में बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है या फिर एप्लीकेशन से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और भी ई बुक्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग जियोग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे दावा करता हूं कि ये जितनी भी भारत की झीलें हैं उन सभी को आपको बिल्कुल याद करा दूंगा, बहुत ही आसान माध्यम से याद कराऊंगा। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो जानिए ये झील होती क्या है, लेक होता क्या है। दोस्तों जब किसी बड़े भूभाग पे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर पानी का रुकाव हो जाता है, जमाव हो जाता है, तो उसे कहते हैं झील। ठीक है, ये टोटली क्लोज्ड होता है, लैंड लॉक होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि नदियाँ होती हैं या सागर होते हैं, वो क्या होता है, उसकी खासियत ये होती है कि वो एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं जाकर के वो मिल जाती हैं। तो वो तो होती है नदियाँ। ऐसे ही सेम नहर भी होती है जो बहुत ही छोटे मात्रा में होती है। लेकिन झील जो होता है ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड होता है और ये बड़ी मात्रा में पानी का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं लेक। जैसे हम लोग तालाब एग्जाम्पल दे सकते हैं। तालाब जो होता है बहुत ही छोटे मात्रा में होता है, जब उसी का बड़ा रूप देखा जाए तो उसे हम लोग झील कह सकते हैं। क्लियर है? आप लोग समझने के लिए इसे याद रखिए। चलिए अब हम लोग याद करेंगे भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बहुत ही आसान तरीक़ों से। लेकिन सबसे पहले आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दूसरा पॉइंट है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है गोविंद सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग याद करेंगे बहुत ही अच्छे से जितने भी इम्पोर्टेंट झील हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों जैसे ही नाम आए आपको नाग नागिन याद रखना है। ठीक है, नाग नागिन से संबंधित जितनी भी झीलें होंगी वो होंगी जम्मू कश्मीर में। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताता चलूँगा जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद होता चलिए।
जम्मू कश्मीर जब भी आए तो आपको जैसे कि मैंने बताया नाग नागिन याद रखना है। कैसे? अनंतनाग झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, नागिन झील हो गया या बैरी नाग झील हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बुलर झील, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बैरी नाग, ये सभी झील हो गई जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर से एक पॉइंट और याद रखना है, डल, बुलर और मानसबल, ये 3 हो गए ला से संबंधित। रिदम मिलाइएगा आप लोग, आराम से मिल जाएगा। डल, वुलर और मानसबल तीनों मिल गए ला से। तो डल, वुलर, मानसबल और अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बैरी नाग, ये झीलें हो गई जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। अब आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी झीलें आपको याद हो जाएंगी ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड ये रहा, आपको दिख रहा है। उत्तराखंड जब भी आए आपको ताल याद रखना है। ठीक है, जितने भी ताल आएंगे सब उत्तराखंड में हैं। जैसे नैनीताल, सात ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, माता ताल। क्लियर है? फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ केवल यही ध्यान रखना आपको, और जैसे ही ऑप्शन आए तुरंत आप लोग टिक कर दोगे। जैसे भी ताल आए आप समझ लीजिए उत्तराखंड में है। जैसे नैनीताल, सात ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, माता ताल। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग राजस्थान की तरफ। दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा झील की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा झील जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान, इन्हीं 3 स्टेट में है। तो आपको इन 3 स्टेट के बारे में सबसे पहले याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। बाकी जो छोटी छोटी झीलें हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हम लोगों ने जान लिया, उत्तराखंड जान लिया। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट झील है सांभर झील, इसे याद रखिएगा। सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, राजस्थान में एक है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है दोस्तों, ये आप कैसे याद रख सकते हैं? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर से आप लोग याद रख सकते हैं जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील राजस्थान में आप लोग याद रख सकते हैं। और राजस्थान में एक और झील है राजसमंद। तो जयसमंद और राजसमंद आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, राज से राजस्थान होता है, जय से राजस्थान की राजधानी जयपुर होता है। तो राजसमंद और जयसमंद ये 2 लेक आपको याद हो गई। सांभर झील आपको खारे पानी की झील है राजस्थान, ये बहुत ही फेमस है, ये आपको याद ही होगा। ठीक है, एक और झील का नाम याद रखना है डीडवाना झील। डीडवाना झील, डीडवाना झील कैसे याद रखेंगे? डीडवाना शहर राजस्थान में ही स्थित है, आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, डीडवाना शहर है वहीं पर। और 2 और झील का नाम आपको याद रखना है, एक फतेह सागर और एक पिछौला। क्या क्या? फतेह सागर और पिछौला। तो इतनी झीलों के बारे में अब आपको याद हो गया है। अब भारत की कुछ और भी जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हम लोग कल कवर अप करेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। हमारा मेन पर्पज़ ये शुरू करने का है कि आप लोग को याद कराया जाए। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद होना चाहिए। मैं फिर से आपका रिवीजन करा देता हूँ जिससे इतना जो मैं बताया हूँ वो आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने जम्मू कश्मीर का नाम आए तो आप लोग नाग नागिन से संबंधित सभी नाम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अनंतनाग, शेषनाग, बैरी नाग, नागिन, तो नागिन झील भी यहीं पर है। क्लियर? और क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर से ला वाले शब्द याद रखना है जो रिदम में ला मिले, जैसे डल झील, बुलर झील और मानसबल। डल, बुलर, मानसबल, इसे आप लोग याद रखेंगे। और जब उत्तराखंड की बात आए तब आप लोग ताल याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी ताल हैं सब उत्तराखंड में हैं। नैनीताल, सात ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, माता ताल। और राजस्थान आए तो क्या करना है? राजस्थान से सबसे इम्पोर्टेंट झील सांभर झील आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, खारे पानी की झील है, बहुत ही फेमस झील है। और राजस्थान जब आपको याद आए तो राजस्थान क्या होता है? राजस्थान राज से लिखेंगे, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में राज से हम लोग राजस्थान याद रखेंगे। और राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, तो जयपुर से जयसमंद, तो राजसमंद और जयसमंद आपको याद रहेगा। राजस्थान का एक शहर है डीडवाना, तो डीडवाना झील भी वहीं पर है, तो आप लोग डीडवाना याद रखेंगे। फतेह सागर और पिछौला, ये 2 झील आपको याद रखनी है राजस्थान से। तो इतनी झील आपको बिल्कुल याद हो गई। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और ये एक लेगून झील है, इसे याद रखना है। कल हम इसके बारे में जानेंगे। गोविंद सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है, तो इसे भी हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे, पंजाब में ही है। तो इतना अगर याद हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे उनके डिटेल में उन्होंने आंसर किए थे। लेकिन उससे पहले इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप लोग दे दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों के बारे में आपको डिटेल में ज़रूर आंसर करना है।
उन लोगों के नाम हैं मोहम्मद असफाक, चांद बाबू, मनु पांडे, श्याम शेर कुमार, गुरुदेव यादव, पूजा चौधरी, दिव्या पांडे, नेहा जायसवाल, मोहम्मद आरिफ, विक्की राज, शांति प्रिया, रवि शंकर, साबिर आलम, सुरभि गुप्ता और विभूति मानसी। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।